बोधन मतदारसंघातील आमदार शकील अहमद हे आपल्यासोबत आहेत। एकूण या ठिकाणची राजकीय परिस्थिती काय आहे, BRS ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात पदार्पण करते त्या पद्धतीनं BRSची नेमकी काय व्यूहरचना असणार आहे। प्रमुख लढत जर पाहिली तर या ठिकाणी BRS विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत प्रामुख्याने या ठिकाणी पाहायला जाते आणि या आव्हानाला BRS पक्ष कसा घेतो हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत शकील अहमद या ठिकाणचे स्थानिक आमदार आहेत। क्या कहना चाहेंगे सर, आप अपोजिटर किसे मानते, BJP या कांग्रेस? यहाँ पे बोधन में तो हमारा बीजेपी से ही हमारा इलेक्शन है। कांग्रेस तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में है, उसको डिपॉजिट भी आने का कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 60 साल उनको मौका दिए, कोई काम नहीं करे। 60 साल में 200 रुपये पेंशन दिए, 3 घंटे करंट दिए। KCR जी अभी 2000 पेंशन देना शुरू करके और पूरा 24 आवर्स करंट फ्री सप्लाई और रैयतों के लिए कई तरीके के काम करे। आप महाराष्ट्र से आए धनंजय, आप सीनियर रिपोर्टर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि महाराष्ट्र भी हमारी BRS पार्टी का विस्तार हुआ था। महाराष्ट्र के लोग भी यही बोले कि हमको तेलंगाना में मिलाओ या BRS पार्टी यहाँ शुरू करो। अभी आपके अशोक चौहान जी आए थे कल यहाँ पे प्रचार के लिए, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, वो तेलंगाना में। मैं अशोक चौहान साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप पूरे महाराष्ट्र स्टेट को कब्रस्तान बना के रख दिए, श्मशान घाट बना दिए, ना आपके पास कोई रोड है। खुद अशोक चौहान के घर के सामने रोड नहीं है। CM रहे, उनके फादर CM रहे, उनका पूरा ख़ानदान रहा, लेकिन कोई वहाँ पे प्रगति नहीं हुई। वो सबको दबा के रखे वहाँ पे, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना फार्मर्स के लिए कोई काम करे, ना वहाँ पे कोई पेंशन का जोड़ है, ना कोई फार्मर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ है। यहाँ स्कीमात जो हम लोग स्कीम्स यहाँ पे दे रहे वो कहीं नहीं है। यहाँ पे आप आए हैं तेलंगाना तो देख लिए यहाँ के राज्य के रैयत किस तरीके से हैप्पी है, आप देख सकते। तो सारे लोग BRS की तरफ है तेलंगाना स्टेट में, फिर KCR चाहिए, यही लोगों का मानना है। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान कल यहाँ पे थे। उन्होंने कहा है कि BRS ने इस राज्य को या तो दारू पिलाई, दूसरी बात यहाँ पे जो मिलने वाला रोज़गार है वो जो युवाओं को रोज़गार वो नहीं मिला। पहले अशोक चौहान जी सबसे बड़े झूठे हैं। अशोक चौहान जी पहले उनके क्षेत्र में क्या काम करे। खुद नांदेड़ की रोड देखे तो कमर टूट जाना इंसान की। नांदेड़ में उनके घर के सामने रोड नहीं है। उनके पापा CM थे, उनके दादा थे, चिच्चा थे, कौन कौन थे नहीं मालूम, लेकिन उनकी इतनी गति, ऐसी बुरी गति है कि वहाँ के लोगों को पूछिए कि अशोक चौहान जी क्या करे। बोकर में भी ये है, वहाँ पे क्या हालत करे, नांदेड़ में है, पूरे मराठवाड़ा रीजन में अशोक चौहान की क्या हालत है, किस तरीके की वहाँ पे प्रगति हुई है, पहले वो बताइए। वहाँ पे ये कितने लोगों को रोज़गार दिलाए महाराष्ट्र में, इनको बोलना चाहिए ना। करंट कितने घंटे दे रहे हैं महाराष्ट्र में, सड़कों का क्या हाल है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के फार्मर्स का क्या हाल है। पहले वो उधर का यहाँ पे लाके, वहाँ पे लोग बात करने नहीं दे रहे, उनका दिल नहीं लग रहा तो इधर आके बात कर रहे। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें बताया गया है कि हम किसानों को पेंशन बढ़ा के देंगे, बाद में जो बिजली है वो भी 24 घंटे चालू रहेगी। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या लगता है? देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पे 5 घंटे कंटिन्यू करंट भी, बिजली भी वो नहीं दे पा रहे। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे ये कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सरकार लाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं। 60 साल जब तुमको यहाँ की जनता अवकाश दी, लूट मचाना कांग्रेस पार्टी का काम है, धोखाधड़ी करना है और मुस्लिम कम्युनिटी का इस्तेमाल करना है और दूसरे कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल करना है। कभी उनका कोई भला करे नहीं, वो लोग ना करेंगे, ये पब्लिक को अच्छी तरीके से मालूम है। 60 साल का समय बहुत बड़ा लंबा समय होता है काम करने के लिए, और ये सब झूठ बातें। और अशोक चौहान जी तो खाली झूठे बातें करने के लिए आए। कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, डफर पार्टी है, झूठ बोल रही है। जहाँ पे ये लोग स्कीम ऐलान करें मैनिफेस्टो में, कर्नाटका में वो चीज़ क्यों नहीं अमल कर रहे आप लोग? ये तो सिर्फ सरासर झूठ बोल रहे। कर्नाटका से रैयत यहाँ आके धरना कर रहे कि हमको झूठ बोल के हमारे वोट लिए, हमको झूठ बोल के हमारे वोट लिए। ये रैयत आके खुद यहाँ पे बता रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या है, यहाँ तेलंगाना की जनता इनको मानने वाली नहीं है।
कल अशोक चौहान ने बोधन में कहा था कि यहाँ पे बीआरएस का सत्ता का जो तख्ता है वो हम पलट देंगे और यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे आएगी, ऐसा उन्होंने कल कहा था। क्या लगता है कि इस तरीके से कर पाएगी कांग्रेस? पहले अशोक चौहान जी अपना तख्ता सीधा कर लो महाराष्ट्र में, इनका तख्ता वहाँ पलटा हुआ है। अब यहाँ आके हमारा तख्ता पलटाने के लिए जा रहे, ये कहाँ की बात है? बोले पहले आपका तख्त तो सीधा कर लो। तेलंगाना राज्य के लोग संपूर्ण तरीके से केसीआर जी के साथ है। तमाम सारे लेडीज़, फार्मर्स, बच्चे, युवा, हर कोई केसीआर जी के साथ है और केसीआर जी भारी मेजॉरिटी के साथ 100 सीट यहाँ पे तेलंगाना राज्य में जीतने वाले हैं। अपोजिटर कहते हैं कि बीआरएस की जो सत्ता है या केसीआर की जो नीति है वो उन्होंने जो उनके व्यक्तिगत चहेते लोग हैं उनको ही खाली मिनिस्ट्री दी है, बाकी के लोगों के बारे में कुछ विचार विमर्श नहीं किया गया है। पॉलिसी मैटर रहता पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं रहता। जो पार्टी में काम कर रहे हर किसी को अवकाश मिलता, टाइम आता उनका, वो हिसाब से सारे लोग अलॉट होते। 100 एमएलए में 17 लोगों को मिनिस्ट्री देना है तो 17 चुन के ही देंगे ना। तो अगर आगे अवकाश चांस मिलेगा तो ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। विरोधी दल के लोग आप बीआरएस को बी टीम कहते हैं। कल जो माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं अशोक चौहान, उन्होंने भी कहा था कि बीआरएस एक बी टीम है भाजपा की। क्या भाजपा को आप क्या समझते हैं या अपोजिटर मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप भाजपा के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस बोल रही कि बीजेपी की बी टीम बीआरएस है, बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की बी टीम बीआरएस है। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम तेलंगाना की ए टीम है, नंबर 1 टीम है। हमको कोई दूसरी टीम की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस बीजेपी का तालमेल हर जगह चल रहा है। मेरे बोधन कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पे क्या हाल है, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके यहाँ पे बात कर रहे कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है, इसको हटा दो और सारे जो है कम्युनिटीज़, तेलुगु कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटी एक हो जाना और इसको निकालो। हर बार ये करते, बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम कर रही है। बीआरएस किसी की ए टीम बी टीम नहीं है। हालांकि अभी जो ग्राम पंचायत इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, वहाँ पे बीआरएस ने अच्छा खासा खाता खोला है और जिस तरीके का वहाँ पे का माहौल है या महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पे के जो लोग हैं अच्छी तरह से बीआरएस को जानते हैं और अभी तक बीआरएस के जो सर्वेसर्वा है के चंद्रशेखर राव, उनके भी कई जगहों पे सभा हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल आने वाले इलेक्शन में बीआरएस की क्या प्लानिंग है महाराष्ट्र में? वो केसीआर जी का परव्यू है, उस पर जल्दी आपको पता चलेगा थोड़े दिन में। ये इलेक्शन में बीआरएस का क्या मैनिफेस्टो है? अभी तक जो योजनाएं दी थी जैसे कि दीन बंधु, दलित बंधु और महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए जो योजनाएं चालू है, उससे बढ़कर अभी बीआरएस का मैनिफेस्टो में क्या है नया? देखिए, नया ये है कि जो पेंशन हमारे पास 2000 दे रहे थे वो 5000 देने वाले हैं। उसके अलावा जो लेडीज़ जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है वो सारी लेडीज़ को 3000 पेंशन महीना देंगे और जो रेशन से चावल मिल रहा है सारे लोगों को बारीक चावल देंगे। उसके अलावा गैस सिलेंडर 400 रुपये में देंगे और जो रैयतों को जो 10,000 रुपये एकड़ के लिए दिए जा रहे थे गवर्नमेंट से, उसको 16,000 रुपये किया गया है। तो इस तरीके से पूरे स्कीम में बढ़ा के बजट इस बार दिया गया है और नई स्कीम्स भी इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। जो पुरानी स्कीम से जैसे कल्याण लक्ष्मी है वगैरह, ये सारी स्कीम चलते रहेगी। एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ है क्या? एजुकेशन सेक्टर में तेलंगाना नंबर 1 है। 1200 रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल के यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किए जाते हैं। 1250 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स बहुत कम टाइम में ये तेलंगाना गवर्नमेंट खोली है। एक बच्चे पे 1,25,000 रुपये सालाना गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम तेलंगाना स्टेट में है। आप तमाम को मालूम होगा कि आईटी सेक्टर में भी अभी तेलंगाना ऑन पार विद बेंगलोर चले जा रहा है, हैदराबाद। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। बीआरएस पार्टी की कितनी तादाद में यहाँ पे सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत का सरकार यहाँ बनेगा क्या? यहाँ पे 95 to 105 सीट्स के बीच में बीआरएस पार्टी आएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि केसीआर जो कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो क्या है कि ज़मीनें जिसकी 10 लाख रुपए एकड़ थी वो 1 करोड़ हो गई, 2 करोड़ हो गई। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आई
वो 2 करोड़ की ज़मीन सीधा 15 लाख एकड़ हो जाएगी। तो सारे लोग चाहते कि भाई जब उनकी जो पूंजी जमा थी उसका एक प्राइस आ गया, मार्केट अच्छी है, अगर कांग्रेस की जैसी गवर्नमेंट आएंगी तो यहाँ 2 करोड़ की ज़मीन 30 लाख 20 लाख रुपए एकड़ हो जाएगी। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो सारे लोग एक ही डिसाइडेड है कि हमको केसीआर ही आना चाहिए, केसीआर से ही हमारी भलाई है। एकूणच तेलंगणातली जी स्थिती आहे त्यावरून पूर्ण तेलंगणामध्ये पूर्ण बहुमताचं BRSचं सरकार या ठिकाणी पुन्हा एकदा येईल असा विश्वास या ठिकाणचे स्थानिक आमदार यांनी व्यक्त केलेले आहे। दरम्यान या ठिकाणी जो BRSचा मॅनिफेस्टो आहे त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या विविध योजना असतील, त्याच पद्धतीनं शैक्षणिक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शैक्षणिक योजना असतील, त्याच पद्धतीनं उद्योगधंद्यांची सुद्धा वाढ व्हावी किंवा भरभराटीस यावी या पद्धतीचा मॅनिफेस्टो या ठिकाणी तयार करण्यात आला आहे। आणि दरम्यान यावर BRS भविष्यात इम्प्लिमेंटेशन करून त्यावर निश्चितच कार्य करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, तेलंगणा, बोधन।